Hello, good morning students. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. आज का जो सेशन है वो आई हैव अ ड्रीम के चैप्टर से 5वें पैराग्राफ से आगे की स्टोरी जो है वह होनी है आज के सेशन में। कल चौथे पैराग्राफ तक की स्टोरी जो है वह कंप्लीट करवाई थी मैंने और संभवतः आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी को समझा होगा। फिर भी आगे बढ़ने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी है उस पर थोड़ा सा नज़र डालना चाहेंगे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आज जो नए जुड़ने वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें स्टोरी को यहाँ से आगे समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कल जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी कि आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है वह दिया गया था और वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, यानी कि जन आंदोलन के कार्यकर्ता थे और वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे। प्रशिक्षण उन्होंने जो है वो बैप्टिज्म का लिया हुआ था। बैप्टिज्म के बारे में भी बताया था मैंने कि यह क्रिश्चियन लोगों में जो है वह एक ख़ास आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को कहा जाता है। और उन्होंने गांधी जी का जो है वह काफ़ी जो है वह अनुसरण किया था अपने इस आंदोलन को जो है वह चलाने में, यानी कि वो भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके काले गोरे का भेद मिटाने का उन्होंने प्रयास किया था। और उनका यह जो भाषण था वो लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में जो है वह दिया गया था 1963 में, और वो यंगेस्ट पर्सन थे जिनको कि 1964 में नोबेल प्राइज़ जो है वह दिया गया था नस्लीय भेदभाव और अलगाववाद को समाप्त करने के उनके प्रयासों के चलते। तो वे अमेरिकन हिस्ट्री के जो है वो एक ग्रेटेस्ट ऑरेटर यानी कि महान प्रवक्ता के रूप में जो है वह जाने जाते हैं और अपने भाषण के जरिए वो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि उनके साथ जो है वह धोखा हुआ है, यानी उन्हें जो अधिकार पत्र 100 साल पहले जो है वह दिया गया था कि अब उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होगा, उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और उसी को वो ड्रामेटाइज़ करने के लिए, यानी उसका मंचन करने के लिए, उसको लोगों को दिखाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने भाषण में वो इसका जिक्र करते हैं। तो आगे की जो स्टोरी है उस पर अब हम लोग चलेंगे, यानी कि 5वें पैराग्राफ पर चलेंगे। चौथे पैराग्राफ का लास्ट लाइन जो है वो लेना चाहेंगे। द whirlwinds ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू सेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज। यानी लास्ट जो चौथे पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन था वो ये था कि जो whirlwinds ऑफ रिवोल्ट है, यानी ये जो विद्रोह का बवंडर है वो देश की नींव को हिलाता रहेगा अंटिल द ब्राइट डेज ऑफ जस्टिस इमर्ज, जब तक कि न्याय का वो चमकीला दिन वो सामने नज़र नहीं आ जाता। तो यहाँ तक की स्टोरी हो चुकी थी। अब 5वें पैराग्राफ से आगे जो है वो हम लोग बढ़ेंगे। 5वां पैराग्राफ कहता है, बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice। वो कहते हैं कि किंतु देयर इज़ समथिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, जो मुझे अवश्य जो है वो अपने लोगों से कह देना चाहिए या बता देना चाहिए जो यहाँ पर खड़े हैं ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, यानी कि गर्म दहलीज पर जो कि न्याय के महल तक जाती है। लीड इनटू का अर्थ है अंदर की ओर जाना, तो न्याय के महल के भीतर तक जाती है, यानी कहने का मतलब न्याय को पाने से हम लोग चंद कदमों की दूरी पर है, यानी दहलीज पर पहुंच चुके हैं। उन लोगों से मैं अवश्य कहना चाहूँगा इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, कि हम अपना न्यायोचित जो है वह स्थान पाने की प्रक्रिया में वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डिड्स, यानी गलत कार्य करने के दोषी नहीं होंगे, हमें नहीं होना है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई, सीक टू का अर्थ होता है चाहना। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थ्रस्ट, सेटिस्फाई आवर थ्रस्ट का अर्थ है अपने प्यास को शांत करना, प्यास को बुझाना। तो वो कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी प्यास को न बुझाएं
हमारी जो प्यास है किस चीज़ के लिए, तो फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की जो हमारी प्यास है उसको हम लोग बुझाने की कोशिश ना करें बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड, यानी नफ़रत और कटुता के प्याले से जो है वह पी करके, नफ़रत और कटुता के प्याले पी करके जो है वो हमें अपनी आज़ादी की प्यास को, है ना, नहीं बुझाना है, यानी हम इसको बुझाने का प्रयास न करें। छठा पैराग्राफ कहता है वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, यानी हमें अपना जो स्ट्रगल है उसको कंडक्ट करना है, यानी उसको चलाना है, संचालन करना है उसका, ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, यानी उच्च जो है वह गरिमा और अनुशासन के आधार पर जो है वो हमें अपना संघर्ष जो है वह चलाना है हमेशा के लिए। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट, यानी हमें अपने जो है वह क्रिएटिव प्रोटेस्ट को, यानी कि हमारा जो रचनात्मक विरोध है इसे हम होने नहीं देंगे, मस्ट नॉट अलाउ, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, टू जेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, यानी उसका जो है वह गिरावट नहीं होने देंगे। डिजेनरेट का अर्थ होता है ह्रास या गिरावट होना, ठीक है, यानी हम अपने क्रिएटिव प्रोटेस्ट यानी रचनात्मक विरोध का जो है वह ह्रास नहीं होने देंगे इनटू फिजिकल वायलेंस, यानी कि शारीरिक हिंसा में, यानी तोड़ फाड़ या लोगों के साथ मारपीट नहीं करना है हम लोगों को, ये वो वार्निंग जो है वो लोगों को दे रहे हैं। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, यानी वो कहना चाहते हैं कि बार बार हमें जो है वह उस शानदार जो है वह ऊंचाई को जो है वह छूना है या पहुंचना है, ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स, जहां हम फिजिकल फोर्स का यानी कि भौतिक शक्ति का यानी शारीरिक शक्ति का जो है वह मिलन जो है वह यानी सोल फोर्स के साथ जो है वह करना है, यानी आत्मीय शक्ति के साथ करना है, हमें उस शानदार ऊंचाई को जो है वह प्राप्त करना है। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, मार्वेलस का अर्थ है यहाँ पर अद्भुत। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, मिलिटेंसी कहते हैं लड़ाकूपन को, यानी कि लड़ने का जो जुनून होता है उसको कहा गया है मिलिटेंसी। मिलिटेंट कहते हैं लड़ाकू को और मिलिटेंसी कहते हैं उसके लड़ने की एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ एनगल्फ्ड, जिसने कि अपने आगोश में ले लिया, एनगल्फ्ड का अर्थ होता है आगोश में ले लेना, लील लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना। तो जो न्यू मिलिटेंसी है यानी लड़ने का जो नया जुनून है, अद्भुत जुनून है, विच हैज़ एनगल्फ्ड द नीग्रो कम्युनिटी, जिसने नीग्रो समुदाय को आगोश में ले लिया है। तात्पर्य इसका हुआ कि जो लड़ने का जुनून नीग्रो लोगों के अंदर जो है वह आया है, मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, यानी उसे जो है हम लोगों को उस लड़ाकूपन यानी उस जुनून से जो है वह वाइट पीपल को डिस्ट्रस्ट नहीं करना है, यानी उसका जो है वह भरोसा नहीं तोड़ना है। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट पीपल, क्योंकि जो हमारे कई वाइट मतलब लोग हैं, यानी कहने का मतलब गोरे लोग हैं। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, हमारे जो गोरे भाई लोग हैं। एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस, जैसा कि आज साबित हुआ है उनकी उपस्थिति से, हियर टुडे, यानी यहाँ जो कुछ गोरे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे उस भाषण के दौरान, यानी भाषण सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद हुए थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें जो अपनी जो नई मिलिटेंसी जिसने कि नीग्रो लोगों को अपने आगोश में ले लिया है, मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, यानी इससे हमें सभी गोरे लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना है, क्योंकि कई जो हमारे गोरे भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, जैसा कि आज उनकी यहाँ पर जो उपस्थिति है उससे साबित होता है, हैव कम टू रियलाइज, यह साबित होता है कि वो ये महसूस करने आए हैं, दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, कि उनका जो भाग्य है, डेस्टिनी कहा गया है भाग्य को, उनका जो भाग्य है वो टाइड अप यानी कि
बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है हमारी डेस्टिनी से, यानी उनकी डेस्टिनी हमारी डेस्टिनी से जुड़ी हुई है। एंड देयर फ्रीडम इज़ इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उनकी जो आज़ादी है, उनकी जो स्वतंत्रता है, वो इनएक्सट्रिकेबली का यहाँ पर तात्पर्य है काफ़ी क्लोजली, यानी कहने का मतलब है काफ़ी अन्योनाश्रय तरीके से जो है वो हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम अकेले नहीं चल सकते। तो इस तरीके से जो छठा पैराग्राफ है वो कंप्लीट हुआ। अब सातवें पैराग्राफ की तरफ जो है वो रुख करेंगे। सातवां पैराग्राफ जो है वो कहता है एंड एज वी वॉक, यानी और जब हम चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, तो हम यह प्रण करके चलेंगे, यानी कि प्लेज का अर्थ है प्रण करना, दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग कभी रुकेंगे नहीं, हमेशा बढ़ते रहेंगे। मार्च का अर्थ है यहाँ पर चलना, यानी कहने का मतलब है चहलकदमी करना। मार्च यहाँ पर मंथ का नाम नहीं है। तो वी शैल ऑलवेज मार्च यहाँ पर ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। वी शैल ऑलवेज मार्च, यानी हम हमेशा बढ़ेंगे। कहाँ? तो आगे, अहेड। तो हम हमेशा आगे जो है वह बढ़ेंगे, यानी जब हम चलेंगे तो हम रुकेंगे नहीं, यानी हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। देयर आर दोज, ऐसे लोग हैं जो हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, जो कि सिविल राइट के जो डिवोटीज़ हैं, यानी कि जो जन आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को डिवोटीज़ कहा गया है। उन भक्तों को डिवोटी, वैसे भक्त को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिविल राइट एक्टिविस्ट से इसका तात्पर्य है कि जो सिविल राइट के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर्स हैं, उनको पूछते हैं, ऐसे लोग हैं जो सिविल राइट के डिवोटीज़ को पूछ रहे हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कि तुम्हें कब संतोष मिलेगा, तुम कब संतुष्ट होगे। तो उनका जवाब था कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रैवल। उनका कहना है कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, यानी कि हम जो है वह कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, एज लॉन्ग एज, यानी जब तक आवर बॉडीज़, यानी हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर हैं, हैवी विद द फैटिग, जो थकान से जो है वह भारी पड़ चुके हैं, भारी हो चुके हैं, ऑफ ट्रैवल, यानी यात्रा की थकान से काफ़ी भारी पड़े हैं। कैन नॉट गेन लॉजिंग, यानी जब तक उन्हें मिल नहीं जाता लॉजिंग, यानी रहने का स्थान, इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज, यानी हाईवे पर स्थित मोटल्स में रहने का हम लोगों को स्थान नहीं मिल जाता, एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़, और शहर के होटलों में हमारे शरीर को जब तक पनाह नहीं मिल जाती यात्रा की थकान मिटाने के लिए, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। यानी इनके कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को यह भी अधिकार नहीं है कि होटल्स एंड मोटल्स में जो है वो हम लोग ठहर सकें। यानी कि ऐसी बुरी स्थिति थी उन दिनों कि नीग्रो लोगों को जो है उन होटल्स में या फिर उन मोटल्स में, मोटल भी होटल जैसा ही होता है, ये टर्म ध्यान रखेंगे, ये कोई तुकान शब्द नहीं है, पैसा वैसा जैसे बोलते हैं, लड़का वड़का बोलते हैं, तो ये तुकान शब्द नहीं है, ये दरअसल एक शब्द ही है जो कि एक मीनिंगफुल शब्द है। मोटल्स जो है वो उन होटल्स को कहते हैं जो हाईवेज़ के किनारे होते हैं, जहाँ पर कि कार पार्किंग और गराज की सुविधा भी होती है, तो ऐसे होटल्स को मोटल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ढाबा भी कह सकते हैं इसको। तो कैन नॉट गेन लॉजिंग, लॉजिंग जो है वह रहने की व्यवस्था को कहते हैं। कैन नॉट गेन, गेन मतलब होता है प्राप्त करना। तो इनका कहना है कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे भी थके हुए, यात्रा से थकान में जो हमारा शरीर रहता है, उसको जो है उन होटल्स और मोटल्स में
रहने का, थकान मिटाने का वो सुविधा नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नीग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज़ फ्रॉम अ स्मॉलर गेटो टू अ लार्जर वन। यानी हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निग्रो लोगों की जो आधारभूत मोबिलिटी है, यानी आन जान है, मोबिलिटी कहा गया है आन जान को, ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉलर गेटो टू अ लार्जर वन। यानी कहने का मतलब है जब तक निग्रो लोगों की बेसिक मोबिलिटी जो है, यानी कि मुख्य आन जान जो है वो एक छोटे झोपड़े से, गेटो कहते हैं झोपड़े को, हट जिसको कहते हैं, या हम लोग कॉटेज भी कहते हैं, तो छोटे झोपड़े से बड़े झोपड़े तक ही जब तक निग्रो लोगों की जो मोबिलिटी है वो सीमित रहेगी तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। यानी हम लोगों को भी जो है वो बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े जो है वो घरों में हम लोग जो है वो जब तक नहीं जाते, हम लोगों को नहीं जाने का हक मिलता, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि निग्रो लोगों को पक्का घर तक बनाने की आज़ादी नहीं थी, और दूसरी बात कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो पक्का घर के बारे में सोच भी सके। यानी बहुत ज़्यादा अगर कोई अच्छी हालत में था तो वो बड़ा झोपड़ा बना कर रहता था। यानी उनकी जो बेसिक मोबिलिटी थी, आन जान था, वो एक छोटे झोपड़े से बड़े झोपड़े तक, इतनी तक सीमित थी। यानी रहने का कोई अच्छा जो है वह घर या कॉलोनी नहीं था। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, यानी हम जो है वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, यानी कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे एज लॉन्ग एज अ नीग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड अ नीग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट। यानी इनका कहना है कि हम तब तक बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि नीग्रो को जो है, जो मिसिसिपी में रहने वाले नीग्रो हैं, नीग्रो इन मिसिसिपी। अब मिसिसिपी यहाँ पर जो है वह नदी का नाम नहीं है, हालांकि नदी भी जो है वह मिसिसिपी के नाम से है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी में आपको मिसिसिपी जो एक स्टेट के रूप में जो है वह मेंशन किया गया है। तो इसलिए आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मिसिसिपी इज़ अ डैश इन अमेरिका, तो आपको यहाँ पर स्टेट ही लगाना है, राज्य की यहाँ पर चर्चा हुई है, नदी की नहीं। तो मिसिसिपी में रहने वाले जो नीग्रो लोग हैं उनको वोट देने का जब तक अधिकार नहीं मिल जाता, और जो न्यूयॉर्क में रहने वाले नीग्रो हैं उनको जब तक यह समझ में या यह यकीन नहीं हो जाए कि किस चीज़ के लिए वो वोट करे, यानी ऐसा क्या उनको मिल रहा है कि जिसके, यानी जब तक कि उसको वोट देने का वजह मालूम नहीं होता है तब तक जो है वो हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। यानी इससे यही पता चलता है कि मिसिसिपी के लोगों को वोट देने तक का भी अधिकार नहीं था वहाँ के नीग्रो लोगों को, और न्यूयॉर्क में वोट देने का अधिकार था भी तो कोई जन सुविधाएं जो है वो नहीं मिलती थी जिससे कि लोगों को यह समझ में आ भी पाए कि हम किस लिए वोट दे रहे हैं। तो ऐसी दुर्दशा जो है वह थी नीग्रो लोगों की। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, एंड विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, जब तक कि न्याय जो है वह कल कल बहते पानी की तरह जो है वो निकल कर नहीं आता, यानी हम लोगों तक पहुंच नहीं जाता, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एंड राइचुअसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, और जब तक नीति परायणता, यानी कि नीति से चलने का जो है वह, या फिर कह सकते हैं नैतिकता से भरा माहौल जो है वो हम लोगों को नहीं मिल जाता, यानी नीति परायणता जब तक जो है वह एक मजबूत धारा के रूप में बहकर हम लोगों तक नहीं पहुंच जाती, यानी जब तक कि नीति परायणता हम लोगों को नहीं दिखती तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। अब 8वां पैराग्राफ जो है वह कहता है, आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ। अनमाइंडफुल का अर्थ होता है बेखबर होना। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, या
यह भी कह सकते हैं कि स्मरण से चला जाना, यानी मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ या मैं इस बात को भूला नहीं हूँ। दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर, कि आप में से कुछ लोग यहाँ आए हैं। आउट ऑफ ग्रेट ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, यानी काफ़ी कष्ट और यातना झेल करके यहाँ पर आए हैं, मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नारो सेल्स, आप में से कुछ लोग अभी अभी जो है वो सकरे सेल्स, यानी सेल्स यहाँ पर कोशिका को नहीं कहा गया है, सेल्स यहाँ पर जो है वो उस कारागार को कहा गया है जो नीग्रो लोगों के लिए छोटे छोटे वो बनाए जाते थे, जिसको हम लोग आजकल अपनी भाषा में हाजत भी कहते हैं। वो पुलिस स्टेशन वगैरह में देखे होंगे, एक छोटी सी कोठरी होती है जिसमें अपराधियों को रखा जाता है तत्काल के लिए। तो नारो का अर्थ यहाँ पर हो गया कि मतलब इतनी छोटे छोटे सेल्स हुआ करते थे जिसमें वो ठीक से न तो सो सकते थे न बैठ सकते थे, ऐसे बुरी दशा में उन लोगों को रखा जाता था। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि आप में से कुछ अभी अभी जो है वो छोटे छोटे कोठरियों से वो आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज़, यानी आप में से कुछ लोग ऐसे एरियाज़, ऐसे क्षेत्र से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ पर आपकी जो आज़ादी की तलाश थी। क्वेस्ट तलाश को कहते हैं, क्वेस्ट या सर्च। वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ आज़ादी की आपकी तलाश ने लेफ्ट यू बैटर्ड, आपको जीर्ण शीर्ण कर दिया। बैटर्ड का अर्थ होता है घायल होना, टूट फूट होना, यानी जीर्ण शीर्ण उसी को कहते हैं, जिसने आपको जीर्ण शीर्ण जो है वह कर दिया। बाय द स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन, यानी अत्याचार के स्टॉर्म यानी तूफान से, अत्याचार की तूफान से जिसने आपको जीर्ण शीर्ण कर दिया। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटिलिटी, और पुलिस की बर्बरता के झोंके ने आपको जो है वह स्टैगर्ड कर दिया। यानी स्टैगर्ड का यहाँ पर अर्थ है मतलब लड़खड़ाना। जब आप देखते होंगे कि तेज़ हवा आता है तो लोग जो है वो लड़खड़ाने लगते हैं, उनके पग डगमगाने लगते हैं, कभी इधर टकराते हैं तो कभी उधर टकराते हैं, या नशे की हालत में भी लोग ऐसा जो है वो करते हैं। तो स्टैगर्ड का अर्थ यही हुआ कि कभी इधर ठोकर खाना फिर कभी उधर ठोकर खाना, लड़खड़ाते हुए। तो पुलिस की बर्बरता के झोंके ने जहाँ पर आपको लड़खड़ाने पर जो है वह मजबूर कर दिया, और आज़ादी की जो आपकी तलाश थी उसकी उस तलाश ने आपको जो है वह अत्याचार के तूफ़ानों से आपको जीर्ण शीर्ण जो है वह कर दिया। यानी इस बात से मैं बेखबर नहीं हूँ कि आप काफ़ी कष्ट और यातना झेल कर यहाँ आए हैं। यू हैव बीन द वेटरन्स, वेटरन्स कहते हैं पारंगत आदमी को। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। क्रिएटिव सफरिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सफरिंग जो है वो जानबूझ करके इन लोगों के लिए क्रिएट किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मैन मेड जो है वो सफरिंग है, इसलिए कहा गया है क्रिएटिव सफरिंग। कि आप लोग जो है वह अब इसके जो है वह क्रिएटिव सफरिंग, ये जो जानबूझ करके आप पर दिया गया कष्ट है, इसके अब आप जो है वह आदी हो चुके हैं, यानी इसमें आपको महारत हासिल हो चुकी है इसको बर्दाश्त करने की। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, और लगातार जो है इस भरोसे के साथ आप काम करते रहे हैं। दैट अनअर्न्ड सफरिंग, अनअर्न्ड सफरिंग का भी अर्थ वही हुआ कि मतलब इसे हमने कमाया नहीं है बल्कि हमें बेवजह जो है वह दिया जा रहा है। कि ये जो बेकार का जो मतलब अवांछित जो सफरिंग यानी कि कष्ट है, इज़ रिडेम्पटिव, यानी कहने का मतलब है कि वो मोक्षकारी है, यानी कहने का मतलब है कि इसको सहने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस भरोसे के साथ जो आप लगातार काम कर रहे हैं, इससे मैं बेखबर नहीं हूँ, ये वो लोगों को कहना चाहते हैं। अब अगले पैराग्राफ की तरफ जो है वह चलते हैं। 9वां पैराग्राफ जो है वह कहता है, 9वें पैराग्राफ में मार्टिन कहते हैं,
गो बैक टू मिसिसिपी यानी मिसिसिपी चले जाइए, गो बैक टू अल्बामा, अल्बामा चले जाइए। ये राज्य हैं वो अल्बामा और मिसिसिपी। फिर से यहाँ पर देखिए मिसिसिपी राज्य है, इसे ध्यान में रखना है। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया चले जाइए। गो बैक टू लुसियाना, और लुसियाना चले जाइए। गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, और हमारे उत्तरी जो है वह शहर के झुग्गे झोपड़े में चले जाइए। स्लम्स झुग्गे झोपड़े के इलाके को कहते हैं, जहाँ पर काफ़ी गंदगी, कूड़ा कचरा और कह सकते हैं कि असुविधा होती है लोगों को रहने में। उस एरिया को झुग्गी एरिया कहते हैं। दिल्ली में भी कुछ एरिया है और मुंबई में भी स्लम्स। नोइंग दैट, यह जानते हुए या यह जानकर, somehow दिस सिचुएशन, कि किसी न किसी तरह यह परिस्थिति कैन एंड विल बी चेंज, यानी वो बदल सकती है और बदली जाएगी। लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, यानी निराशा की घाटी में हम लोग लुढ़के नहीं, लोटे नहीं। वालो का अर्थ है लोटना, ठीक है। तो लेट अस नॉट वालो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर निराशा को कहते हैं, यानी कि निराशा के डिसअपॉइंटमेंट को डिस्पेयर कहते हैं। तो निराशा की घाटी में हम लोग जो है वह लोटे ना, लोटना मतलब जमीन पर जैसे लोटते हैं, लुढ़कते हैं गोल गोल। आई से टू यू टुडे, आज मैं आपसे कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, दैट इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये एक ही शब्द है, डिस्पाइट, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इन स्पाइट में ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पाइट में ऑफ का प्रयोग गलत होता है, यानी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन दोनों का एक ही अर्थ है, चाहे यहाँ पर डिस्पाइट लिखें या इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इस दोनों का अर्थ होता है के बावजूद। तो आई से टू यू टुडे, आज मैं आपसे कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, यानी अभी इस पल की जो निराशा है, जो कठिनाइयाँ हैं, इन सब के बावजूद आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी एक सपना है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और यह वो सपना है जो अमेरिका के सपना में गहरा रचा बसा है, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, यानी जो इनके क्रीड है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो क्रीड कहा गया है मतलब पंथ या समुदाय को, तो यहाँ के जो पंथ और समुदाय का जो वास्तविक मीनिंग है उसको एक दिन यह मतलब जी उठेगा, यानी कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा और उसे जिएगा, उसके सही अर्थ को जो है वह जिएगा, यानी कि जो काले गोरे का भेद है वो मिट जाएगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ्स, यानी हम इस सच्चाई को मानते हैं, टू बी सेल्फ एविडेंट, यानी कि इसको जो है वह हम एक सेल्फ एविडेंट मानते हैं, इस सच्चाई को हम खुद से जो है वह सबूत के तौर पर जो है वह हम देखते हैं। दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि जितने भी मनुष्य हैं उसको जो है वह भगवान ने, ईश्वर ने जो है वह क्रिएट किया है, यानी बनाया है इक्वल, यानी कि बराबर बनाया है, कोई भेदभाव नहीं किया है रचना में भगवान ने, ईश्वर ने। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, यानी जॉर्जिया की जो लाल पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैव्स, जो पूर्व के गुलाम हैं, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैव ऑनर्स, और जो पूर्व के गुलामों के जो ऑनर हैं, यानी कि मालिक हैं, जिन्होंने लोगों को गुलाम बनाया था, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, वो एक साथ जो है वह बैठने में सक्षम हो पाएंगे, बैठेंगे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठेंगे। यानी जो पूर्व के गुलाम हैं, जो पूर्व के गुलाम हैं और जो पूर्व के गुलामों के जो ऑनर थे, वो एक दिन जो है वह भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठेंगे, ऐसा मेरा सपना है। तो 12वें पैराग्राफ तक की स्टोरी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी।
अब अगले पैराग्राफ की स्टोरी जो है वो कल लेकर के इसका तीसरा पार्ट जो है वो हाजिर होऊंगा आप लोगों के बीच। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।